हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। हाँ भाई, कैसे हो रेलवे वालों? क्या हाल है आपके? बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, हम उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सीलेटरी जो सिस्टम है उसके हम प्री सर्कुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। एक्सीलेटरी सिस्टम की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, तीसरा है यूरिकोटेलिक और चौथा है गुआनोटेलिक। इसके एग्जाम्पल बताए थे और यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे। इसकी दूसरी क्लास में मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताया था। ग्लोमेरुलस फिल्टर, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था और यहाँ से किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। गाइज, मैं आपको बता दूं, 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं बोर्ड पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इसलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है, मिस मत करना, क्योंकि भैया इस क्लास में मैं आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियां भी पढ़ाने वाला हूं और कुछ कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं और यहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं भैया, एक्सीलेटरी सिस्टम एमसीक्यू। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं यहां से 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, आपके ब्रेन में एक ग्रंथि होती है मेरे भाई। आपके ब्रेन में क्या होती है? एक ग्रंथि होती है और उस ग्रंथि का नाम क्या है? उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। ध्यान से समझना मेरी बात को। उस ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, यह हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को कहा जाता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसे एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके ब्रेन में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसे एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आपके यूरिन में अर्थात मूत्र में जल की मात्रा को, जो जल की मात्रा होती है उसको संतुलन बनाए रखने का काम करता है। उसको संतुलन बनाए रखने का काम करता है, बनाए रखने का कार्य करता है। ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह हार्मोन कौन सा है जो आपके मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो वो हार्मोन है भैया एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। या अगर आपसे ग्रंथि के बारे में पूछे, आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ वो वाले भैया। अगर आपसे ग्रंथि के बारे में पूछा जाए कि वह ग्रंथि कौन सी है जो आपके यूरिन में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो भैया पीयूष ग्रंथि है। सिंपल सी बात है, अब ध्यान से समझना। देखो, पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकल रहा है एडीएच हार्मोन। तो मैं यहाँ पर एडीएच के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? एडीएच के बारे में। अगर ये एडीएच हार्मोन अधिक बना, इस तीर का निशान ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब क्या? चलो मैं तीर का निशान हटा ही देता हूं। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। एंटी डाई यूरेटिक
हार्मोन। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके शरीर में इस एडीएच हार्मोन की अधिकता हुई, अगर आपके शरीर में इस एडीएच हार्मोन की अधिकता हुई तो क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे एडीएच हार्मोन निकलता है। एडीएच हार्मोन आपके मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, ये संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा आपसे यह है कि अगर इस हार्मोन की मात्रा अधिक हुई तो क्या होगा। भैया अगर ये एडीएच हार्मोन अधिक हुआ ना, यानी कि अगर ये पीयूष ग्रंथि ने इस हार्मोन को अधिक निकाला तो क्या होगा। तो देखो ये यूरिन में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो क्या होगा भैया, जल का अवशोषण अधिक होगा। तो क्या होगा, आपके शरीर में जो जल का अवशोषण है, वो अवशोषण अधिक होगा। ध्यान से समझना, मेरी बातों को सब समझ में आएगी। अगर आपके शरीर में एडीएच हार्मोन की अधिकता हुई तो जल का अवशोषण आपके शरीर में अधिक होगा। ये शरीर की बात कर रहा हूं मैं भाई, आपके शरीर में जल का अवशोषण कैसा होगा, जल का अवशोषण अधिक होगा। तो अगर आपके शरीर में जल का अवशोषण अधिक हो गया तो मूत्र में, तो आपका जो मूत्र है, आपका जो यूरिन है, क्या इस यूरिन में जो जल है उस जल की कमी होगी या नहीं होगी, जल की कमी होगी। और अगर मूत्र में जल की कमी हुई तो आप सभी को पता है भैया, जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ जल की सहायता से ही तो आपके शरीर से बाहर जाते हैं। कल मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई थी जिसमें मैंने अपशिष्ट पदार्थ बताए थे, अमोनिया बताया था, यूरिया बताया था, यूरिक एसिड बताया था, क्रिएटिनिन बताया था। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकलते हैं। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे कि अगर ये अपशिष्ट पदार्थ, मैंने क्या कहा कि मूत्र में जल की कमी हो जाएगी, और जल की कमी होगी तो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं जाएंगे, शरीर से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया आपके यूरिन में पानी की कमी है, और अगर आपके यूरिन में पानी की कमी है तो जितने अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हुआ है वो सारे भैया बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, पानी कर रहा है। लेकिन पानी का अवशोषण तो आपके शरीर में ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो मूत्र में पानी की कमी होगी, यानी कि जल की कमी होगी, तो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा भैया, आपका बीपी जो है वो हाई हो सकती है। इसके अलावा जो लीवर है, इस लीवर खराब हो सकता है कि नहीं। इसके अलावा आपकी जो किडनी है वो किडनी भी खराब हो सकती है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में रहेंगे तो भैया आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। वो लीवर डैमेज कर सकता है, आपकी किडनी को फेल कर सकता है, बीपी आपका हाई हो सकता है। इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में रहे तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एडीएच हार्मोन की अधिकता हुई तो आपको कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बीपी हाई हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ये सारी बीमारी देखने को मिलती है। क्योंकि जब एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है तो शरीर में जल का अवशोषण अधिक होगा, और जल का अवशोषण अधिक हुआ तो आपका जो यूरिन होता है उस यूरिन में जल की कमी हो जाएगी। अरे भैया ये बताओ, शरीर में जब पानी का अवशोषण ज्यादा होगा तो यूरिन में पानी कहाँ से आएगा। भाई जो मैंने पानी पिया है उस पानी का एब्जॉर्प्शन हमारा शरीर कर लेता है, तो भैया मेरे यूरिन के पास कैसे पहुंचेगा पानी, तो यूरिन में तो पानी की कमी होगी भाई। और अगर यूरिन में पानी की कमी हुई, यानी कि जल की कमी हुई, तो अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकलेंगे। अगर अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकले तो भैया आपको बीमारी होगी ही होगी। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो एडीएच हार्मोन अगर उसकी अधिकता हुई तो शरीर में जल का अवशोषण अधिक होगा, तो यूरिन में जल की कमी होगी तो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे और आपको ये बीमारी हो जाएगी, जैसे कि बीपी हाई हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। ये सारी बीमारी आपको देखने को मिलती है। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ एडीएच। अगर आपके शरीर में या ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि से ये एडीएच हार्मोन है, ये अगर कम बना तो क्या होगा। तो भैया आपके शरीर में पानी का अवशोषण कम होगा। क्या होगा भाई, शरीर में पानी का अवशोषण कम होगा, तो शरीर में
ऐसे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो शरीर में पानी का जो अवशोषण है, पानी का अवशोषण है वो कम होगा। देखो तीर का निशान नीचे की तरफ है तो उसका मतलब है कम होगा, ठीक है। तो एडीएच हार्मोन कम बना तो आपके शरीर में पानी का अवशोषण कम हुआ। आपके शरीर में अगर पानी का अवशोषण कम होगा तो आप सभी को पता है आपका जो यूरिन होता है, यानी कि आपका जो मूत्र होता है, उस मूत्र में पानी की क्या हो जाएगी, उस मूत्र में पानी की अधिकता हो जाएगी, उस मूत्र में पानी की अधिकता हो जाएगी। और अगर आपके यूरिन में पानी की अधिकता है और आपका शरीर में पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी। तो आपके शरीर में क्या होगा, तो भैया शरीर में पानी की कमी होगी। और शरीर में पानी की कमी हुई तो शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहा जाता है। ये एक बीमारी होती है, इसे डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण कहा जाता है। तो ये पहला तो ये कॉन्सेप्ट है भैया, इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये पता होना जरूरी है। बोलो क्या चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। देखो भैया ये है कि अगर आपको रिवीजन करना है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन हल करने हैं तो भैया हमारा साथ तो आपको देना पड़ेगा, उसमें तो कोई दोहराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा साथ दीजिए, आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको लगता है कि भैया मैं कंटेंट उपलब्ध कम करवा रहा हूँ जब आपका रिवीजन करवा रहा हूँ तब, तो भैया मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, थ्योरी में जाकर के पढ़ लेना। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवा रखे हैं। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। चलो मैं रिवीजन करवा देता हूँ, फिर मैं आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच के बारे में भी बता दूंगा। आपका जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन में एक ग्रंथि होती है, इसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है इंग्लिश में। इससे एक हार्मोन निकलता है, एक्चुअली में पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है यह हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अगर इस हार्मोन की अधिकता हुई आपके शरीर में तो आपके शरीर में जल का अवशोषण ज्यादा होगा। अब भैया शरीर में जब जल का अवशोषण ज्यादा हो रहा है तो मूत्र के पास पानी कम पहुंचेगा, तो आपके मूत्र में जल की कमी हो जाएगी। और आपके मूत्र में जल की कमी हुई तो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलते हैं, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थों में आता है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, तो जल की सहायता से शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो भैया ये जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आपके मूत्र में तो जल की कमी है, तो आपको बीपी हाई हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, इस बीमारियां देखने को मिल सकती है। अगर एडीएच हार्मोन की कमी हुई तो आपके शरीर में पानी का अवशोषण कम होगा। भैया एडीएच हार्मोन है, ये एडीएच हार्मोन की कमी हुई तो क्या होगा, शरीर में पानी का अवशोषण कम होगा, तो आपके यूरिन में अपने आप ही मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी पानी की, क्योंकि भैया ये हार्मोन क्या कर रहा है, आपके यूरिन में जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का काम कर रहा है। अगर शरीर में पानी का अवशोषण कम हुआ तो पानी तो बाहर ही निकलेगा, तो बाहर किसकी सहायता से निकलेगा, यूरिन की सहायता से निकलेगा। लेकिन शरीर में तो पानी का अवशोषण कम हो रहा है तो मूत्र में अपने आप पानी की मात्रा बढ़ गई। तो शरीर में जब पानी नहीं है तो उसका शरीर में पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। तो ये चीजें हैं भैया, ठीक है। एडीएच हार्मोन का काम क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके मूत्र में जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। पहली चीजें क्लियर हो गई। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है 100 में से 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, अब मिटा देता हूँ। अब ध्यान से समझो, देखो आज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव वो क्या बोलते हैं, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता दूंगा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है कि नहीं है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। नर जनन तंत्र पर क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र भी कह सकते हो, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं मेरे भाई, एक्सीलेटरी सिस्टम का। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीएफआर मान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हमारी किडनी जो होती है उस किडनी का जीएफआर मान कितना होता है। अब ये जीएफआर मान क्या है, आप में से बहुत सारे तो पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये गारंटी है कि आज के बाद में अगर जीएफआर मान से क्वेश्चन आया तो एक भी स्टूडेंट नहीं छोड़ के आएगा, इतनी मेरी गारंटी है, समझो। कल आपने न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की नहीं, नेफ्रॉन की संरचना तो पढ़ी है ना, कल की क्लास नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाकर के देख लेना भैया।
इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की दूसरी क्लास है। देखो GFR, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR की फुल फॉर्म भी आपसे GFR की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में कि GFR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो GFR की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। यह वह दर होती है, देखो लिख देता हूं, यह वह दर है जिससे, यानी कि जिस दर से, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लंबा हो जाएगा, क्या है यार, जिस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है, उस दर को GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लोमेरुलस क्या है, तो नेफ्रॉन की संरचना याद करिए कल की क्लास जिसमें मैंने ग्लोमेरुलस के बारे में बताया था, जो एस्क्यूमस टिश्यू का बना हुआ होता है। इसमें ब्लड आता है और जितने भी अच्छी चीज़ें हैं या खराब चीज़ें हैं वो वोमेन्स कैप्सूल से होती हुई PCT में निकल जाती है और ब्लड ऊपर के ऊपर अभिवाही धमनी से आता है, अपवाही धमनी से वापस शरीर के अंगों के पास चला जाता है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था नेफ्रॉन की संरचना में। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो जिस दर से ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है ना, एक्चुअली में उसी दर को GFR कहा जाता है। GFR की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो जिस दर से ग्लोमेरुलस ने ब्लड को फिल्टर किया है, यानी कि छाना है ब्लड को, उसी दर को कहा जाता है भैया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR। अब कितना है भैया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, तो 125 ml भैया, 125 ml होता है पर मिनट आपका GFR मान, आपकी किडनी का, आपका नहीं किडनी का। तो किडनी का GFR मान अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो प्रति मिनट पूछे ना तो 125 ml बता देना, यानी कि 1 मिनट में आपकी जो किडनी होती है वो 125 ml ब्लड को छान करके अलग कर देती है। तो मिनट का तो नहीं पूछा जाता लेकिन दिन का जरूर पूछा जाता है। याद रखना 180 लीटर है भैया एक दिन में, 180 लीटर पर डे, ये आपकी किडनी का GFR मान होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे साथ अगर आप जुड़े रहोगे ना तो मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन निकलता है कि भैया GFR की फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह दर जिससे ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है उस दर को क्या कहा जाता है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो उस दर को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। वीडियो को लाइक कर दो भाई। यार कमेंट नहीं करते यार, आप कमेंट कर दिया करो भाई यार। अगर वीडियो आप देखते हो तो मुझे पता है देखते हो, वॉच टाइम अच्छा आता है, हमारे व्यू कम आते हैं, कोई बात नहीं। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो भाई, स्टेटस लगा लिया करो यार, कोई बात नहीं। आपका ही तो छोटा भाई हूँ। प्रति मिनट के बारे में पूछा जाए आपकी किडनी का GFR मानते 125 ml और पर डे के बारे में पूछा जाए तो 180 लीटर है। ठीक है, अब यूरिन से संबंधित यानी कि आपके मूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में और बता देता हूँ। वीडियो छोड़ करके मत जाना, लास्ट में बीमारी बताने वाला हूँ। यूरिया क्या है यार, देखो मूत्र आपका यूरिन, जो यूरिन होता है ना आपका, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है मेरे भाई 6। PCT ने ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का अवशोषण किया था, H+ आयन त्यागा था, जिसके कारण आपके यूरिन का पीएच मान होता है 6। ये मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना से बातें बता रहा हूँ जो मैंने कल आपको सिखाई थी। तो इसलिए कहता हूँ कि कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसका पीएच मान 6 है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो इसकी प्रकृति हो जाएगी मेरे भाई दुर्बल अम्लीय।
क्योंकि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, 7 पर उदासीन होता है, तो 7 के आसपास के मान क्या होंगे? अम्ल की तरफ दुर्बल अम्लीय होंगे भैया। लेकिन 1, 2, 3 के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये प्रबल अम्लीय है। ठीक है, 1 से 2 लीटर पर डे हम यूरिन का त्याग करते हैं भैया, ये बात भी आपको पता होना जरूरी है। रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन। गंध किसके कारण आती है? तो अमोनिया के कारण आती है, याद रखना। बोलो बोलो, ये चीजें क्लियर है? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो यूरिया होता है उस यूरिया की मात्रा हमारे यूरिन में कितनी होती है। उसके अलावा आपको बताना है, इसमें तो नहीं है, यूरिया की मात्रा यूरिया कितने परसेंट में हमारे यूरिन में होता है। उसके अलावा अमोनिया बताना है कि अमोनिया कितने परसेंट आपके यूरिन में होता है, और क्रिएटिनिन कितने परसेंट आपके यूरिन में होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीजें और बताता हूँ, बता दूं। देखो, एक सबसे फेवरेट बीमारी है पथरी रोग। आपको पता है जब कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं आपकी किडनी में तो उसे क्या कहा जाता है? किडनी की पथरी। गुर्दे की पथरी, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जब मेरे भाई इस कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जब इसके क्रिस्टल आपके किडनी में जमा हो जाते हैं तो भैया क्या होगा? किडनी स्टोन, पथरी रोग हो जाएगा। बोलो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पथरी होती है, किडनी की जो पथरी जो होती है वो किसके कारण होती है? तो मेरे भाई जब आपकी किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं ना, क्रिस्टल, इसके कारण। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। एक होता है भैया गठिया रोग। याद रखना, आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स, इस जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो इस बीमारी को कहा जाता है गठिया रोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है मेरे भाई, और चीज हो या ना हो। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो गए तो किडनी तो पथरी हो जाएगी आपको। ठीक है, और जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ भैया। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। जब यूरिन के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है, यूरिन के साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भैया, बताओ कमेंट बॉक्स में, उसे क्या कहा जाता है? हीमेटूरिया। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हीमेटूरिया कहा जाता है। बात क्लियर है? जब यूरिन के साथ में, जब यूरिन के साथ में ग्लूकोज आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अगर मूत्र अधिक बन रहा है, मूत्र का अधिक बनना, अगर आपका मूत्र अधिक बन रहा है, अधिक बन रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पोलीयूरिया। तो उसे क्या कहा जाता है? पोलीयूरिया। ये छोटे छोटे टर्म मैंने याद कर लेना। ठीक है, वो मूत्र अगर कम बन रहा है भाई, मूत्र अगर कम बन रहा है, मूत्र का कम बनना, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भैया ओलिगूरिया। ठीक है, तो ये स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। हीमेटूरिया है, ग्लाइकोसूरिया है, पोलीयूरिया है और ओलिगूरिया है। यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है तो उसे हीमेटूरिया कहा जाता है। यूरिन के साथ में अगर ग्लूकोज आ रहा है तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। मूत्र अधिक बन रहा है तो भैया पोलीयूरिया कहा जाता है। मूत्र अगर कम बन रहा है तो ओलिगूरिया कहा जाता है।
ये चीज़ें याद कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। वैसे तो पढ़ने लगे तो भैया 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब ध्यान से समझना, मेरी कुछ बातें हैं उनको। देखो भाई, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सच में ही चाहते हैं कि बायोलॉजी से हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, इलेक्ट्रिशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में, वो सभी क्वेश्चन मैंने जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवाए हैं। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। एक तो उसमें जूलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं है, उसको मैं बहुत जल्द करवाने वाला हूँ आपके एग्जाम के पहले, और बॉटनी के 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। वैसे पूरी बायोलॉजी है भैया। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं थ्योरी में, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना, मजा आ जाएगा। बस यही है, और जुड़े रहिए। कल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर एक दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इनको देखते हुए और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, 3-4 दिन में खत्म कर देंगे आपके एग्जाम के पहले पहले। कहने का मतलब ये है कि भैया आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। बायोलॉजी आपके सिलेबस में कम आती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कम आती है, क्योंकि एग्जाम का कोई पता नहीं। हो सकता है कि इस बार केमिस्ट्री फिजिक्स कम दे दे, बायोलॉजी ज़्यादा दे दे, आप बायोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे हो, ये भी तो हो सकता है। और यह भी याद रखना कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो आप, रेलवे की नहीं, रेलवे के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, क्योंकि बिल्कुल हम 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाते हैं आपको भैया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जुड़े रहिए। और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 4 बजे से क्वेश्चन डालता हूँ, रात को 10 बजे तक डालता हूँ, हर 2 घंटे में क्वेश्चन आते हैं। सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, 10 बजे, 12, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते रहते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको वहाँ पर कौन से चैप्टर के करवा रहा हूँ मैं, अरे दिमाग में से बातें निकल जाती है यार। शायद एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर समाप्त तो हो चुका है। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। अंतस्रावी तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं कम्युनिटी पोस्ट में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया, जा करके देख लेना मेरे भाई। ठीक है, और हर रोज़ 10 क्वेश्चन डालता हूँ, उनका आंसर दोगे तो रिवीजन तो आपका वैसे ही हो जाएगा, आपकी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे पास। लेकिन यहाँ तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन वहाँ डाल रहा हूँ। और अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लेना भैया, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जिसमें आप आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन करवा चुका, डब्ल्यूबीसी से संबंधित क्वेश्चन करवा चुका, प्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन करवा चुका, हीमोग्लोबिन से संबंधित क्वेश्चन करवा चुका, ब्लड प्लेटलेट से संबंधित क्वेश्चन करवा चुका, इसके अलावा हृदय से संबंधित क्वेश्चन करवा चुका। फिलहाल अभी हम ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप सभी को पता है ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में पढ़ा जाता है। तो मैंने ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं से संबंधित क्वेश्चन भी करवा दिए हैं भैया, और मज़ा आ रहा है भैया। जितने भी स्टूडेंट है, कम से कम 300-400 स्टूडेंट है, 300 स्टूडेंट है, सॉरी 300 स्टूडेंट है चैनल पर। 300-400 स्टूडेंट आराम से भैया रोज के कम से कम 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके एग्जाम के पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा मेरे भाई। तो जुड़े रहो ना यार, बायोलॉजी आपको सीखने को मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ, फिर क्या दिक्कत है आपको। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास भी आप शेयर कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं भैया, आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा कल नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।